ओके, नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये 10th वीडियो आ चुका है या नेक्स्ट वीडियो भी कह सकते हो। इसके पीछे हम लोगों ने इस चैप्टर का टिल नाउ 9 वीडियोस अपलोडेड हो चुका था, ये हमने पढ़ लिया था इस चैप्टर में। और एक बार याद करो, मैं तुमसे कहा था ये चैप्टर क्लोज टू 15th वीडियो तक या 15th लेक्चर तक जाने वाला है होपफुली। 15 मतलब होता है कंटेंट एंड अप करने की बात कर रहे हैं और हम लोग उसके बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं। आज 10th है, अगले 3-4 वीडियोस के बाद ये चैप्टर लगभग 90% एंड अप हो चुका होगा कॉन्सेप्ट के लेवल पे। तो अभी भी कोई अगर ऐसा बच्चा है जो इस चैप्टर को हल्के में ले रहा है या जिनको अभी भी लगता है 10th वीडियो तक देखने के बाद कि उनको इस चैप्टर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब या तो कंसिस्टेंट नहीं है मेरे साथ में 1 से लेकर 9 वीडियोस तक, या दूसरा एस्पेक्ट वो कंसिस्टेंट थे बट उन्होंने अभी तक क्वेश्चन अपने से लगाया नहीं है, सिर्फ सुना है, देखा है, लिखा है, दैट्स इट। वो एक बार को अपने से अपने हाथों से क्वेश्चन खुद पिकअप करके सेम सवाल ही सही चलेगा बट प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो ये दो कंडीशन अगर है कि स्किप कर रहे हो, जंप कर रहे हो या फिर कंसिस्टेंट नहीं हो, या अगर कंसिस्टेंट हो स्किप नहीं कर रहे हो बट अपने से लगा नहीं रहे हो या सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, दोनों ही केस में तुम्हारा चैप्टर डिस्टर्ब हो रहा है और चैप्टर खत्म होने वाला है। ये खत्म होने के बाद तुम ये अगर सोच रहे हो कि दोबारा इस चैप्टर को पढ़ लोगे, कुछ दिनों के अंदर हो ही नहीं पाएगा। जिस चैप्टर को हम लोग ने 9th 10th वीडियो तक पहुंच समय लग रहा है, अभी भी हम 4-5 वीडियोस और लेंगे, लेक्चर लेंगे इसको अच्छे से एंड अप कराने में, तो तुम लोग भी इसको 1 दिन 2 दिन में नहीं पढ़ पाओगे, समय तुमको भी लगेगा दोबारा उसको पूरा ग्रैप करने में, जो इतना आसान नहीं होता है। इट्स बेटर, अभी भी स्कूल बंद हो रहा है बहुत से स्कूल, उसमें अब स्कूल बंद हो रहे धीरे धीरे, तो टाइम तुम्हारे पास भरपूर है, घर पे टाइम मैनेज करके यहाँ तक अच्छे से देख कर आओ और जो अब हो रहा है उसको और अच्छे से देखो, क्योंकि अब यहाँ से हम उन क्वेश्चन से बात करने वाले हैं जो इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम तुमको मैंने कहा था, याद करो, कि बैलेंस शीट में याद है बहुत सारे रिजर्व्स, सरप्लसेस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रहता है। क्या क्या उसका याद दिलाओ, कितने थे पॉसिबल वो कंडीशंस। यहाँ एसेट्स, ये जो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है इसका हम डिस्कस भी कर रहे हैं, पहले तो आप बेस पे बात करें क्या करने वाले हैं। एंड यहाँ हमारा क्या है, लायबिलिटीज। देखो हम यहाँ पे तुम्हें बैलेंस शीट सिखाने नहीं जा रहे हूँ, हम ये बताने जा रहे हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल रिजर्व सरप्लसेस क्वेश्चन में दे सकता है इन टोटलिटी कितने थे, या तो तुम्हें देगा बहुत सारे रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, या फिर कंटिंजेंसी रिजर्व्स, या फिर और क्या था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब रिजर्व्स हैं जो यहाँ लायबिलिटी में आता है। और क्या आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस विच इंडिकेट प्रॉफिट, या अगर सिर्फ लिखा है प्रॉफिट लॉस तो भी वो यहाँ का ही हिस्सा होता है। यहाँ कितना हो गया, अब उधर आते हैं, वहाँ क्या क्या सकता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। हालांकि पता है ये इसी का एग्जाम्पल है, तो मैंने कुछ बहुत अलग नहीं लिखा है, दोनों एक ही चीज़ है। तो तुम्हें किसी बुक में अगर दोनों दिया हुआ है या कोई एक दिया है तो कंफ्यूज मत होना, सेम होता है। इसके अलावा गुडविल जो कि होता है इंटेंजिबल एसेट्स है, एज लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बट हम इसको क्यों लिखते हैं पर्सनली, क्योंकि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये तुम अपना खुद का बनाते हो, मार्केट में क्रिएट कराते हो, अपना कुछ तुमने न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट किया, तुमने उसका ट्रेडमार्क ले लिया तो वो तुम्हारा अपना ही कहलाएगा एट द एंड, है ना, है इंटेंजिबल, अपना कहलाता है। गुडविल तुम कभी अपना खुद का जो होता है कभी बैलेंस शीट में लिखते ही नहीं हो, तो अगर यहाँ लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये गुडविल हमने अपना क्रिएट नहीं किया होगा, हमने कहीं से किसी का परचेज किया होगा। किसी दूसरे फर्म को परचेज जब करते हो तो उस फर्म का नाम भी तुम हासिल कर लेते हो। अगर फेसबुक ने परचेज किया व्हाट्सअप को, तो जो भी व्हाट्सअप का गुडविल है वो उनको मिल गया, नॉट फ्री फंड का, उन्होंने उसके लिए पे किया होगा एक्स्ट्रा, बट मिला होगा ना।
तो ये जो गुडविल लिखा होता है बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हम बहुत सारे वर्ड्स ही बोलते हैं, क्या क्या वर्ड था वो, एक तो ये अपीयर रहता है, या इसको कह सकते हो एग्जिस्टिंग कह सकते हो, या एक और वर्ड परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। तो इतना नाम इसका है। और लास्ट क्या आता है, जिस तरह प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, तो प्रॉफिट लॉस अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आता है, और डेबिट इंडिकेट लॉस। तो इतने हमारे पॉसिबल थे, और मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था इतने में से ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो हमने कहीं इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया हुआ है, जो कि एज लाइक एसेट्स होता है, उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का फ्लक्चुएशन होना बहुत कॉमन चीज़ है। तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट था शेयर्स में, दूसरे कंपनी में तुम पैसा लगाए हो शेयर्स के फॉर्म में, अब उसका अमाउंट घट बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर घटेगा तो जो लॉस होता है डिक्रीजमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में, तो उसको तुम कवर अप करने के लिए एक रिजर्व बना के चलते हो, जिसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व बेसिकली उस इन्वेस्टमेंट के डिक्रीजमेंट को मीट करने के लिए होता है। बट इमेजिन कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिक्रीज हुआ ही नहीं है और ये रिजर्व बना के रखे हो, और ये रिजर्व कहाँ से बनता है, सारे रिजर्व कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम द प्रॉफिट। तुम प्रॉफिट को डिक्रीज करा के कुछ पैसा यहाँ निकाल दो रिजर्व के तौर पे। अब इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा रेशियो बदल रहा है, इस क्वेश्चन मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, जिनका ओल्ड रेशियो कितना था 2:3। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, आई थिंक उसमें डेट लिखा है 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल, उन्होंने अपना रेशियो कितना कर लिया, इक्वली। तो जब रेशियो बदला है, अब सोचो कि अगर रेशियो नहीं बदला होता, इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हुआ होता वैल्यूज का, तो ये जो रिजर्व तुम बना के रखे हो प्रॉफिट में से, वो रिजर्व कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उस रिजर्व को कौन ले लेंगे, पार्टनर्स, क्योंकि भाई वो प्रॉफिट में से निकला था ना। जब रिजर्व इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो पैसा कौन लेगा, फिर पार्टनर्स। तो अगर रेशो 2:3 है और मान लो रिजर्व तुम्हारा है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो तुम शॉर्ट में IFR बोलते हो, IFR। हम जब ये वर्ड बोलेंगे IFR, समझ जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इतना लंबा कौन ही बोलेगा बार बार। तो अब मान लो IFR 50,000 का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट नहीं किया पूरे साल भर तक, और पार्टनर्स चाहते हैं इस रिजर्व को आपस में अब बांट लेना, बहुत हो गया रखना पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिजर्व को फ्लक्चुएशन को मीट करने के लिए। 2 साल से इन्वेस्टमेंट बढ़ ही जा रहा है, घट के भी रहा नहीं है, तुमने फिजूल का पैसा यहाँ रखा हुआ है, इट्स बेटर क्या कर ले, इस पैसे को आपस में बांट लेते हैं। तो अगर रेशो 2:3 रहेगा और जब बांटेंगे तो उनके हिस्से में कितना जाएगा, 50,000 बांटो 2:3 में कितना होता है, 2/5, 3/5 कितना आएगा, 20 और 30 आएगा। तो ए पाएगा 20,000, बी पाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना, ए कितना पा रहा है, बी कितना पा रहा है, 30। अब मान लो कि 1 साल उन्होंने कहा कि नहीं चलो 1 साल और होल्ड कर लेते हैं, मतलब 1 साल और इस रिजर्व को आपस में नहीं बांटते हैं, चलो वेट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि चलो अगले साल बांटा जाएगा, अगले साल देखा जाए क्या करना है इसका, और अगले साल के शुरुआत में ही रेशो बदल गया, कितना हो गया, और उन्होंने रेशो बदलने के टाइम पे इस IFR का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, इसको इग्नोर किया, भूल गया। अब पता है भूलने के बाद अगर रेशो बदल गया, साल का अंत आया, अब उनका मन कर रहा है इस रिजर्व को आपस में बांट ही लेते हैं। अब 3 साल हो गया, इन्वेस्टमेंट बदल नहीं रहा, वैल्यू उतना ही चल रहा है, बढ़े जा रहा है, तो बेवजह रिजर्व रखा हुआ है, चलो बांट लेते हैं। तो ध्यान देना, साल के अंत में वो क्या कह रहे हैं, अपना रिजर्व बांटने के लिए, और साल की शुरुआत में क्या हो चुका था, रेशियो चेंज हो चुका है। अब दिमाग लगाओ, अब अगर इक्वल हो चुका था रेशियो, तो अब कितना मिलेगा ए और बी को, उस 50,000 के हिसाब से 25 मिलेगा, इक्वल। अब अगर रेशियो नहीं बदला होता, वही ओल्ड रहता, कितना मिलता, 20 और 30 मिलता, लेकिन रेशियो बदल चुका है, कितना ए पा रहा है 25 और कितना बी पा रहा है, तो यहाँ फायदे में कौन हो गया, रेशो के बदलने से फायदे में ए हो गया, कि अगर रेशो नहीं बदला होता तो उसको 20 मिलता, बट बिकॉज रेशो चेंज हो चुका, कितना मिला उसको
25। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है जहाँ बी को अब निराश होना पड़ेगा, तो ऐसे नौबत ही ना आने पाए कभी भी। तो इट्स बेटर जब रेशो बदलता है तो पार्टनर्स ये पूरी कोशिश करते हैं कि जिस टाइम रेशो चेंज हो रहा है उस टाइम कोई भी रिजर्व्स अगर है या कोई भी प्रॉफिट लॉस एक्यूमुलेटेड है या सरप्लसेस हैं तो उनको पहले ही ट्रीटमेंट कर लो। मतलब न्यू रेशो आने से पहले ओल्ड सारे इन चीजों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो आईएफआर वाले केस में क्या होता है, बहुत सारे कंडीशंस हैं एंड एज लाइक आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, यहाँ भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कंडीशंस हैं। तो ये सब हमको पढ़ना रहेगा डिटेल में। 4 केस यहाँ मैंने लिखा है, कोई एक केस एग्जाम में आएगा क्वेश्चन के बीच में करके, या फिर एज अ होल 2-3 केस दे सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। और जो यहाँ पढ़ लो इसके अलावा 5वां कोई और केस नहीं आने वाला, निश्चिंत रहो। तो अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ सीखना है कि इन सब सिचुएशन में हम किस तरह से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डील करते हैं जब रेशो बदलता है। ये ध्यान देना कि रेशो जब बदलेगा ना तो न्यू से कोई मतलब नहीं है फिलहाल हमें को सारा अपना जो भी पूरा रिजर्व्स हैं उसको पार्टनर्स में बांटना होता है इन द ओल्ड रेशियो। और कैसे बांटना होता है, ये सब हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये सब हम पार्टनर से मांगते हैं तो उनको क्या कर देंगे यहाँ पे, डेबिट। डेबिट मतलब ये सारे का बर्डन पार्टनर्स पे डाल रहे हैं उनसे मांग करके, उनको डेबिट करके। डेबिट मीन्स ये पैसा उनको ही देना पड़ेगा एट द एंड, एंड यहाँ पे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं बिकॉज ये फायदा उनके लिए है। तो यहाँ पे देखो ये तो फैक्ट है कि इस क्वेश्चन में एक नॉर्मल बैलेंस शीट दिया हुआ है जहाँ पे हमें WCR दिया हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक पिकअप किए WCR। कल जब मिलेंगे तो लोग पिकअप करेंगे कौन सा वाला, IFR। ये दोनों जब हो जाएगा फिर तुमको हम एक मिक्सअप क्वेश्चन लगवाएंगे जहाँ पे जितना हमने अभी तक सीखा है, क्या क्या रेशो बदलता है तो सेक्रीफाइस कौन किया, गेन कौन किया, वो निकालना, प्लस गुडविल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूड वाला वो निकालना। यहाँ कोई क्वेश्चन गुडविल बात नहीं कर रहा गुडविल का, प्लस गुडविल अगर अपीयर्ड है और गुडविल के साथ साथ और भी कुछ अपीयर्ड है, ये सब अपीयर्ड है, ये टोटल हमारा क्या है, अपीयर्ड है सब। तो इनको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये सब हमारा अब एज अ मिक्सअप आने वाला है। ये सब हमारा चलेगा कम से कम 2 लेक्चर अभी और 12th वीडियो तक। फिर जो 13th आएगा वहाँ हम पढ़ेंगे अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। ये क्या होता है वहाँ डिस्कस करेंगे। ये वर्ड आज यूज होने वाला है बट अभी सिर्फ देख लो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया है जहाँ पे लायबिलिटी में दिया है WCR एंड एसेट्स में कुछ नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस कह रहा है कि अगर हमारे पास, अब जिसके मन में पहले डाउट चल रहा है कि भाई ये WCR होता क्या है, आपने इतना ज्ञान दिया, एग्जांपल दिया इसके बारे में IFR, जो कि आज आप पढ़ाना नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे कल। जो लोग आज पढ़ने वाले हैं WCR ये क्या होता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, पार्टनर्स क्या करते हैं अपने वर्कर्स के बेनिफिट के लिए हम कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उनके लिए अलग कर देते हैं। अलग कैसे करते हैं, रिजर्व बना करके, कि कल को कुछ नुकसान हो जाए तो उन्हें कॉम्पेंसेट करने में, पैसा देने में दिक्कत ना आने पाए। तो जो पैसा हम वर्कर्स के कॉम्पेंसेशन रखे रहते हैं अपने पास रिजर्व के तौर पे, कि कभी उनका बीमार हो गए, कोई पैसा एडवांस मांग रहे हैं, कभी ज़्यादा मांग रहे हैं बोनस के तौर पे, कभी ज़्यादा काम कर दिए तो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो ये सब नौबत जब आता है ना फर्म के पास तो पैसा कहाँ से अचानक से आएगा, इसी रिजर्व में से आता है। बट मान लो कि पूरे साल भर में वर्कर्स का कोई दिक्कत ही नहीं आया, देखा नो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि वर्कर्स ने कभी भी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं किया, जो चल रहा है तो मतलब वो रिजर्व कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बट बिकॉज उस साल रेशो बदल गया, और रेशो बदलने से क्या होता है, अब उस रिजर्व का बेनिफिट कोई एक पार्टनर ज़्यादा पा जाएगा, कोई दूसरा पार्टनर कम पाएगा, तो ये नौबत ना आने पाए तो इट्स बेटर वो रिजर्व को पहले ही हम क्या कर लें, आपस में बांट के ख़त्म कर दें, ताकि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर उसको कल को नुकसान ना होने पाए। वो आज ही उस रिजर्व को आपस में बांट करके, क्योंकि पैसा जो बना है वो ओल्ड प्रॉफिट रेशो में बना होगा, जिस टाइम ओल्ड रेशो रहा होगा उस दौर में प्रॉफिट रिजर्व बनाया गया होगा WCR के नाम से। तो इट्स बेटर जब न्यू रेशो आ रहा है तो ओल्ड के सारे रिजर्व्स को खत्म करो बांट उठ के, ताकि नया रेशो तो नया रिजर्व बनाया जाएगा, अगले साल देखा जाएगा अगर बनाना पड़ा तो जब नो इन्फॉर्मेशन रहता है ना तो सिंपली इस WCR को तुरंत ऑल पार्टनर्स के बीच में क्या कर दो, सिर्फ बांट दो। और कैसे बांटना है, पार्टनर्स को
यहाँ 2 पार्टनर्स हैं, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तुम्हें सब में एंट्री पास करना है सिर्फ, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, और बांट क्या रहे हो, WCR डेबिटेड, और कितना बांट रहे हो, 40,000 जितना अमाउंट है, हमें उस 40,000 को बांटना है इन द ओल्ड रेशियो में लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो। तो कैसे बांटोगे, 40,000 इंटू 2/5, 40,000 इंटू 3/5, सॉल्व किए कितना आएगा, सॉल्व किया इसको, कितना आएगा 16 एंड नीचे का 24, और दोनों जोड़ कितना आएगा, एकदम सिंपल एंट्री है कि इस तरह से तुमने WCR बांटना सीख गए। बट मान लो अभी क्लेम आ गया। क्लेम क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए WCR बनाए थे कि वर्कर्स पैसा मांग सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी, तो मांगने आ भी गए, उठा के आ गए कि भाई उनको 25,000 का नीड है। अब वो तुमसे ये नहीं कह रहे पैसा अभी उनको चाहिए, वो क्लेम कर रहे हैं, और तुमको यह पता है कि भाई कल को क्लेम अगर साबित हो गया कि वो जेन्युइन पैसा मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब क्लेम आ जाता है कि उस 40,000 पे वर्कर्स 25,000 मांगने आ रहे हैं कि भैया उनको पैसे का नीड है, तुम वेरीफाई करोगे, देना पड़ जाएगा एट द एंड। तो मतलब अब वो रिजर्व हमारे पूरा उसको यूज़ नहीं कर सकते हम, अब हमको क्लेम भी देना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो अब जब एंट्री पास करोगे तो क्या ध्यान दोगे, इस बार इस 25,000 का क्लेम आया, और जो कि फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि ये पता मैंने क्या लिखा है, ये लिखा था प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है, नॉन लॉसेस, जहां तुमको पता है क्लेम आ गया, देना तो पड़ेगा, और ये देना पड़ेगा, दे नहीं रहे हो अभी, इन फ्यूचर दोगे, तो ये लायबिलिटी हुआ एक तरीके से। तो 25,000 का क्लेम जब आ गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के ऊपर, तो इसका मतलब फर्म का एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ कि इन फ्यूचर देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी कहाँ लिखाता है, याद रखना, ऑल लायबिलिटीज आर, जब भी लायबिलिटी बढ़ता है फर्म का तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे जो ये 25,000 का क्लेम आने वाला है वर्कर्स के थ्रू, ये फर्म का लायबिलिटी क्रिएट किया, और वो लायबिलिटी एक तरह से प्रोविजन है कि पता है देना ही पड़ेगा, तो प्रोविजन हो गया। और नाम क्या लिखो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ये वर्ड ध्यान रखना कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को देने के लिए क्लेम आया है, उसका प्रोविजन कितने का है। बट हमारे पास जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था WCR, वो कितने का था, 40,000 का हमारे पास WCR था। 25,000 का क्लेम आ गया, तो कितना पैसा बचा क्लेम देने के बाद, जरा चेक करो कितना बचा है, रिमेनिंग बचा 15,000। तो इस 15,000 पार्टनर्स क्या करेंगे, हम आपस में बांट लेंगे, क्योंकि रेशो बदल चुका है। तो उनका तो मोटिव है कि भाई पैसा खत्म करना है, बांट क्या करना है, या तो पूरा बांटो, या अगर क्लेम आया तो क्लेम देने के बाद जो बच जाए उसको बांटो। तो यहाँ पे जो पैसा रिमेनिंग था 15,000, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, टू ए टू बी कैपिटल। और कैसे बांटोगे, रिमेनिंग बांटना है अगेन इन द ओल्ड रेशियो, 15,000 इंटू 2/5, 15,000 इंटू 3/5। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा ये, आई थिंक आएगा 6,000 एंड 9,000 आएगा, चेक कर लेते हैं, आना चाहिए, सही है। अब नीचे क्या है, क्लेम कितना आ गया, तो देखो क्लेम तुम पहले दोगे, याद रखना क्लेम हम पहले देते हैं, पार्टनर्स को बांटना, क्लेम नहीं आए तो पूरा बांट दो चलेगा, बट अगर क्लेम आ गया तो क्लेम पहले देना होता है। तो ऐसे केस में इस बार जब एंट्री पास करोगे तो बिकॉज क्लेम आ गया तो अगेन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, और क्लेम कितने का था 40,000 का, एंड हमारे पास को इंसिडेंसली जो रिजर्व था वो भी 40,000 का ही था। तो मतलब रिजर्व 40 का पूरा पैसा कहाँ इन्वॉल्व हो गया, क्लेम को देने में। तो ऐसे केस में पैसा बचा ही नहीं, जब पैसा नहीं बचा तो रेशो बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारा पैसा एज अ लायबिलिटी तौर पे क्लेम दिला जाए कल को फ्यूचर में। बट ये भी नौबत आता है बहुत बार कि जितना रिजर्व होता है उससे ज़्यादा क्या जाता है,
क्लेम। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, देखो हमारे पास WCR कितने का था, 50,000 का। अगर क्लेम नहीं आया होता, सॉरी रिजर्व 40,000 का था, अगर क्लेम नहीं आया होता तो हम पूरा पैसा बांटते केस 1 की तरफ, लेकिन बिकॉज क्लेम आया तो हमने जितना आया उतना बांटा, फिर जो बचा उसको बांट दिया। क्लेम सेम आ गया एज रिजर्व के बराबर का तो पूरा बांट दिया, कोई पैसा पार्टनर्स नहीं मिला। बट अगर क्लेम रिजर्व से ज़्यादा अब क्लेम आ जाए, यहाँ देखो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ऊपर लिखा है 50,000 का क्लेम आ गया, तो अब क्या करें। अगर 40,000 का रिजर्व था, तुमने अपने पास वर्कर्स के कॉम्पेंसेशन के तौर पे कितना रखा था रिजर्व। हम लोग को लगा कि भाई वर्कर्स कभी 40,000 से ऊपर नहीं मांगे पैसा, बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न 50,000 मांग रहे हैं विथ वैलिड रीज़न, और तुम उनको मना नहीं कर पा रहे हो कि भाई इतना कैसे दें, पैसा रिजर्व है ही नहीं। वो कह रहे देना ही पड़ेगा आपको, मतलब वर्कर्स कह रहे हैं, और तुम भी तैयार हो देने के लिए कि भाई मांग देना ही पड़ेगा। तो अब जो 10,000 का पैसा कम पड़ गया, वो पैसा कहाँ से आएगा। नहीं, प्रॉफिट में से देंगे वो ठीक है, बट एक जगह है, एक नया वर्ड यहाँ पे आएगा। देखो 10,000 का गैप आ रहा है ना, जो जिसको तुम लॉस कह सकते हो। ये जो बैलेंसिंग फिगर है कि 10,000 का जो अमाउंट है कहाँ से आएगा, ये कहाँ से पैसा अरेंज होगा, तो एक नया वर्ड सीख लो अभी फिलहाल, रीवैल्यूएशन। क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड ध्यान देना कि जब यहाँ पे पैसे कम पड़ रहे हैं तो हमने उस गैप को फिलअप किया रीवैल्यूएशन से। और ये क्या होता है, ये एक्चुअली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमारे पास पैसा रखा हुआ है, हम वहाँ से निकाल रहे हैं और उस लॉस को फिलअप कर रहे हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, जब लोग पढ़ेंगे वहाँ पे 13 वीडियो में आगे चल के, मतलब जब पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन टॉपिक तो वहाँ डिटेल में आएगा। अभी फिलहाल जान जाओ सिर्फ कि जब क्लेम रिजर्व से ज़्यादा क्लेम आता है तो उसको फिलअप करने के लिए पैसा कहाँ से अरेंज होता है, रिवैल्यूएशन से। और ये जो पैसा है ये एक्चुअली एट द एंड पता कौन देगा, पार्टनर्स ही देंगे। मतलब जो तुम नाम लिखे हो फिलहाल अभी, इस नाम को तुम्हें क्लोज भी करना है, और अकाउंटेंसी में किसी भी नाम को क्लोज करने के लिए क्या तरीका होता है, अपोजिट जगह लिखना होता है। तो ये लिखा रिवैल्यूएशन डेबिट में कहाँ जाएगा, ये टू रिवैल्यूएशन नीचे आ जाएगा, कितने का 10,000। और याद रखना कोई भी लॉस या कोई भी प्रॉफिट एट द एंड पार्टनर्स के ही हिस्से में जाता है। लॉस हुआ तो उनको ही देना है एट द एंड, प्रॉफिट हुआ तो उनको ही मिलना है एट द एंड। तो अगर 10,000 का नुकसान हो रहा है, एक मिनट जो अभी आ रहे हैं, अगर 10,000 का लॉस हुआ है तो उस पैसे का भरपाई एट द एंड पार्टनर्स को ही करना है। तो यहाँ पे तुम कहो सर ऐसा, जब ऐसा ही था तो अपने यहाँ पे लिखा नहीं, ऊपर जो डेबिट में लिखा है रिवैल्यूएशन, आप वहाँ पे ला दिए होते हैं ए और बी का नाम, बट एज पर प्रोसेस ऐसा अलाउ नहीं है। पहले आप वो पैसा अरेंज करते हो रिवैल्यूएशन में से, फिर उस रिवैल्यूएशन में से पैसा अरेंज होगा पार्टनर से ही मांग के। तो जब पार्टनर से कुछ भी मांगते हो तो कहाँ लिखाते हैं, तो यहाँ डेबिट में क्या आएगा, ए कैपिटल, और नाम कैसे आएगा इनका, जितने का नुकसान था उसको बांट दो इन द अगेन ओल्ड रेशियो। कैसे, 10,000 इंटू 2/5, 10,000 इंटू ये कितना आएगा, सॉल्व कियो 4 and 6 खत्म। देखो WCR का अप्रोच इतना ही था, 4 केस इनफ है, और एग्जाम में आउट ऑफ दिस 4 केस मिनिमम 2 या 3 केस आ जाता है एज अ 3 मार्क्स के लिए, या फिर आ जाता है एज अ बड़े मार्क्स में कोई एक केस को पिकअप करके किसी बड़े क्वेश्चन में जोड़ देता है। हम लोग आज उसको यहाँ रोकेंगे, कल जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे IFR वाला केस, ये दोनों जब हो जाएगा तब पढ़ेंगे एज अ होल वाला केस, और उसके बाद पहुँचेंगे लास्ट चैप्टर के, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। देखो एक बात ध्यान सुन लो, हम कोई जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा डेज वाइज पढ़ रहा है तो उसको कभी बर्डन नहीं पड़ रहा होगा, भाई इतना ही तो पढ़ना उसको आज के दिन इनफ है, ना नया पढ़े, न्यू क्वेश्चन ना लगाए। बट जो टालते हैं उनको बार बार कह रहे हैं, अगर हम आज एकदम आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं 10th वीडियो तक, आज तारीख क्या है हमारा 15,
तो मैंने इस मंथ में 5 दिन का गैप लिया इस चैप्टर में। आज 10th वीडियो चल रहा है, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गैप होता है बिकॉज ऑफ रीज़न। हम कोशिश पूरा करते हैं वीडियोस चले कंटिन्यूएशन में, बट जो भी है ये सब उतार लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी कल जब मिलेंगे तो नया क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।